और अब बात कोरोना की और छत्तीसगढ़ की। कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में धीमी पड़ गई। ऐसे में सरकार के सामने अब एक चुनौती है कि कैसे विकास की राह पर राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश हर रोज की जा रही है और सरकार अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक करने में भी जुटी हुई है। तो आज सरकार की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सिंह बघेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि विकास की राह पर अब छत्तीसगढ़ को कैसे दौड़ाया जाएगा, किस तरीके से बैठकें हो रही हैं और समीक्षा की जा रही है। देखिए, अभी जब प्रदेश में जी पूरा संक्रमण का पीक समय था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के सभी समाज के लोगों से, सभी छोटे कर्मचारियों से, डॉक्टरों से, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सभी लोगों से चर्चा की कि इस जो महामारी से हमको लड़ना है जी, और जीतना है। लगातार वो हमेशा हर जिले की समीक्षा करते रहे, हम लोग भी उसकी समीक्षा करते रहे। उस समय जो विकास की जो गति थी वो थोड़ी धीमी हुई थी। उसके बाद जैसी कोरोना का रफ्तार कम हुआ, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जी सभी जिलों में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ की जो आवश्यकता थी, वहाँ की जो मांग थी, उसके अनुसार से विकास काम का जो पहिया है वो थमने नहीं दिया जी। और पूरे 15 दिन तक प्रत्येक रोज 2 जिले का समीक्षा, उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया जी। हम सभी वहाँ पर उपस्थित रहे और लगभग 7,000 से ज़्यादा के निर्माण कामों की लोकार्पण और भूमि पूजन वहाँ के विकास के लिए, उस जिले की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर किया गया, जिससे कि वहाँ के विकास जो कोरोना में थोड़ा कम हुई थी वो लगातार आगे बढ़े। तो इस कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो वहाँ की आवश्यकता थी उसका पूर्ति करने के लिए, वहाँ विकास को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्हें जो सौगातें दी हैं, पूरे ज़िले के सभी लोगों को हमने बधाई भी दी है। मैं उदाहरण के लिए कुछ बताना चाहता हूँ जी सर, कि जैसे सरगुजा जिला में, उदयपुर में जहाँ सड़क के निर्माण की बहुत आवश्यकता थी, 26 करोड़ की सौगातें वहाँ पे दी। और हम जब हमारे ज़िले की जो एयरपोर्ट, इतना दिन हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं जी, तो वहाँ भी 44 करोड़ की लागत से महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन का काम उन्हें किया। तो कई जगह बड़े बड़े पुल भी, कई जगह बड़े बड़े काम भी हुए हैं जी। बस्तर जैसे जिले में दंतेवाड़ा, जहाँ पर वहाँ की जो कपड़े का जो काम होता था जी, वहाँ पर आपके जो वहाँ जो बनाया जा रहा था उसकी मार्केटिंग दूसरे राज्यों में हो, ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ डेनेक्स के नाम पे जो कपड़े जो बनते हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी बात थी। हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है, हर जिले में पर्यटन की क्या क्या सुविधा हो सकती है। कोरबा जिले में अगर देखें तो सतरेंगा, जहाँ पर अच्छी वहाँ पर्यटन का जो व्यवस्था किया गया है। तो ऐसे बहुत से जो काम लोगों ने किया। और एक बात जो देखने में हम लोगों को मिला कि जैसे गोधन न्याय योजना जी के तहत जो हम लोगों ने गोठान में जो खाद बना रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारे बहनें हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और गोबर की खरीदी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा, छत्तीसगढ़ का ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदी हो रही है। और उसके बाद वहाँ पर अन्य जो
निर्माण काम जो हो रहे हैं वहाँ पर रोजगार के जो काम हो रहे हैं, उस गौठान में मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन भी कर रहे हैं, बहुत से जो काम हैं। और वहाँ जो काम करने वाले जो बहनें, उनमें जो आत्मविश्वास हम लोगों को लगा कि जो हमारी योजना है उसका क्रियान्वयन किस ढंग से वो लोग ले रहे हैं, और प्रतिस्पर्धा की हम ज़्यादा कैसे अपने आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाएं, उसको कैसे हम लोग बताएं कि कैसे हम लोग आर्थिक उन्नति हो सकता है। तो जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज जो योजना थी वो हम लोग फलीभूत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कि लोगों को रोजगार जो मिले। जब लोगों के पास पैसे में जो पॉकेट में जब पैसे जब आएंगे तो पैसा बाजार में जाएगा, ऑटोमोबाइल में जाएगा। और लोगों के आपने देखा हो कि जो गोधन न्याय के जो गोबर बेच के कई लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदी है, कई लोगों ने ज़मीनें खरीदी है, कई लोगों ने गाय खरीदी है, कई लोगों ने गहना गुड़िया भी खरीदा है। तो अतिरिक्त जो आय के साधन जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसका पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो हम लोग जिस समय शुरू किए थे तो बोले कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ऐसा जो व्यवस्था, ऐसा मैनेजमेंट फाइनेंस में किया गया कि गोधन न्याय योजना के तहत भी हम लोगों ने किसानों को जो आदान राशि जो धान बेचते हैं उनको दिया गया, 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया था। और इस साल हम लोगों ने 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको आदान राशि 4 किस्तों में हम लोग देंगे। पहला किस्त 1,500 करोड़ का हम लोगों ने जारी किया है। तो उससे जो लाभ किसानों को जो मिला, उसमें भी किसान लोग कोई ज़मीन जो खरीदे, कोई मकान बनाए, कोई ट्रैक्टर लिया, कोई मोटरसाइकिल लिया। तो जो मंदी की जो स्थिति जो अन्य राज्यों में दिख रहा है, अपने यहाँ अगर मोबाइल के सेक्टर में देखें तो जितने यहाँ पर ट्रैक्टर की जो एजेंसियाँ हैं वो पूरा नहीं पा रहे हैं, और मोटरसाइकिल की इतनी जो बिक्री हुई है। तो ये जो योजना हम लोग बनाते हैं जिससे किसानों को सीधा सीधा उसका लाभ मिले, और इसी के कारण जो हमारे जो मार्केट है वो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो, चाहे कपड़े का दुकान का हो, चाहे अन्य जो दुकानें हों, वहाँ पर लोगों को इसका लाभ हमको दिखता हुआ मिला। और बड़े ही विश्वास के साथ लोग कहे कि आपकी योजनाओं का हम लोगों ने लाभ मिला। हम लोग भी पहले भी देखें कि कई जो सरकारें अपनी योजना बनाई, लेकिन इस योजनाओं के बारे में फिर पूछते कि इसका फीडबैक क्या है, इससे लाभ कितने लोगों को मिल रहा है। आज तो हम लोगों ने जो जिले में जो समीक्षा कर रहे हैं उसमें लोग खुद आगे आके बता रहे हैं कि हम आपकी योजनाओं का इतना जो लाभ मिल रहा है और उससे हम लोग की आर्थिक उन्नति हो रही है। जो जंगल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जंगल के जो वनोपज की खरीदी जो पूरे हिंदुस्तान में जितना खरीदी हुआ उससे उसका 70% छत्तीसगढ़ में उसकी खरीदी हुई, और उसका भी लाभ वहाँ के किसानों को मिला। हमने तेंदुपत्ता का जो 250 रुपया जो प्रति सैकड़ा था उसको 4,000 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति मानिक बोरा उसको किया गया, तो इससे भी लाभ हुआ। और जो केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हम लोगों ने उसको 52 वनोपज की खरीदी का व्यवस्था किया, उसकी जो रेट तय किए, उसके MSP तय किए। महुआ जो 17 रुपये में किलो में बिकते थे वो आज 36 रुपया प्रति किलो के हिसाब से रुपया में बिक रहा है। तो इसका लाभ सीधे सीधे हमारे जो वनोपज जो का संग्रहण करते हैं उनको इसका लाभ मिला है। तो कुल मिला के जो हमारा छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जो विकास की जो मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान में इसको देखा जा रहा है, और कई जगह इसको अडॉप्ट करने की भी बात भी आ रही है कि गोबर से हम और किस प्रकार से भारत सरकार भी कहे कि हम खरीद के इसको बनाएंगे। तो हम अगर देखते हैं तो जो भूपेश बघेल जी की अगुवाई में जो कांग्रेस की सरकार है, पहले हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, उसके बाद जो बिजली का बिल हाफ किया, और किसान जो सिंचाई टैक्स है उसको माफ़ किया। उसके बाद में किसानों की जो स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसानों की जो खेती लाभकारी हो सके, इसके लिए योजना बनाए। अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो अभी हम लोग और उसमें विस्तारित किया है कि जो धान के जो फसल ले रहे थे, अगर वो धान के बदले में अगर दलहन का फसल लेते हैं, तिलहन का फसल लेते हैं, गन्ना का फसल लेते हैं, उद्यानिकी का फसल लेते हैं, तो उनको हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आदान राशि दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई फॉरेस्ट्री का काम करना चाहता है,
जो उसमें जंगल लगाना चाहता है या उसमें पेड़ लगाना चाहता है कॉमर्शियल, तो पहले अगर लगाते थे तो उसको काटने में जो दिक्कतें आती थी, परमिशन के लिए वन विभाग के पास जाओ उसका, लेकिन उसको सरलीकरण कर दिया गया है। अब केवल जानकारी देगा कि हम अपने खेत में ये पेड़ लगाए हैं, उसको काटने की आवश्यकता है तो काटने के लिए उसकी पूरी सहमति रहेगी। तो सभी ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों को कैसे उन्नति हो सकता है, ये इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग जो वन जो क्षेत्र में जो रहते हैं उनको वनाधिकार पत्र देने की जो योजना है भारत सरकार की ने जो पहले किया था यूपीए सरकार ने, लेकिन पिछले साल जो सरकारें रही यहाँ पर 15 साल से, उनने उसको ढंग से लागू नहीं किया, बहुत से उसमें खामियां गिनाकर। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद उसको पुनः हमने जांच किया और जांच करने के बाद जो भी पात्र हैं उनको पट्टा दिया गया, वन अधिकार पर व्यक्तिगत रूप से भी दिया गया, उनके वन संसाधन के भी पट्टे दिए गए, ताकि उस क्षेत्र में अगर वो खेती करता है तो उसकी खरीदी की पूरी व्यवस्था रहेगी। तो पूरी तरह से हम लोगों ने लोगों की आर्थिक स्थिति संपन्न हो, आर्थिक स्थिति कैसे उसकी मजबूत हो, ये हम लोगों ने इसकी व्यवस्था किया है। और इसमें हम लोगों ने जरूरी चीज यही होती है कि आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, तभी राज्य मजबूत होगा। आगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सिंह बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आप कुछ सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पे जो पिछले 15 दिनों में मुख्यमंत्री ने जो प्रदेश के चारों कोने में जो विकास कार्यों की सौगात दी है और जिस तरह से जो शासन की योजनाएं है उसका फीडबैक लिया, सबसे महत्वपूर्ण बात वितोष जी इसमें यह है कि जो फीडबैक लिया गया, इस विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, भूमि पूजन, ये सब तो किया गया, इसके साथ ही साथ वर्चुअल जो है चौपाल लगाई मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, और जो विभिन्न योजनाओं के हितग्राही हैं उनसे वो सीधे जुड़े और उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए और जाना कि जो शासन की योजनाएं हैं वो कैसे निचले इलाकों तक पहुंच रही है। और हितग्राहियों से सीधे सीधे बात में मुख्यमंत्री को कई स्थानों पर कुछ गड़बड़ी भी दिखी योजनाओं के क्रियान्वयन में, तो तुरंत ऐसे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी की और ये जाना कि जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं खासतौर पर सरकार की, उन सभी योजनाओं की क्या स्थिति, खासतौर पर जैसे गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना है, इन सब योजनाओं की प्रगति की क्या स्थिति है निचले इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, उन सभी की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ की और बिल्कुल एक कैंपेन की तरह चलाया। लगातार 15 दिन तक वो वर्चुअली जो है इस तरह की सभाएं करते रहे। रोज 2 जिला मुख्यालयों से वो जुड़ते थे, वहां पर जो है जिला के कलेक्टर एक पूरा सिस्टम वहां पे बना के रखते थे वर्चुअल, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री से कनेक्ट हो सकें। उसी दौरान जो विकास कार्य हैं उनके ऑनलाइन लोकार्पण का सिस्टम जो है उसमें रखा गया था। तो कुल मिलाकर रोज कम से कम 2.5 से 3 घंटे इस पूरे एक्सरसाइज को मुख्यमंत्री ने अपने जितने कैबिनेट के सहयोगी हैं, राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसके अलावा जिन जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण होना है उन जिले के प्रमुख अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग एक हो जाती थी। इसके अलावा जो वहां के प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उन सभी को जोड़कर एक बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से कोरोना के संकट काल में चारों ओर निराशा का वातावरण है और आर्थिक गतिविधियां ठप सी पड़ी थी, उस समय अर्थव्यवस्था को एक गति देने का काम सरकार ने किया और एक ही तीर से कई निशाने उन्होंने साधे। मुख्य तौर पर कि इकोनॉमी को बूस्ट करना था, ये मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो राज्य शासन की पहले से योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की क्या स्थिति है निचले स्तर पर, इसकी समीक्षा करनी थी और जो है ग्रामीणों में कॉन्फिडेंस भरना था। जिस तरह से अप्रैल के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और उसके बाद करीब 50 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया था। इस दौरान सभी तरह की गतिविधियां ठप सी थी, लॉकडाउन की स्थिति, और उसके बाद जैसे ही अनलॉक की स्थिति आई उसके बाद से लगातार सरकार के मुखिया होने के नाते स्थितियों को फिर से संभालने का जो उन्होंने निर्णय लिया। और ये 15 दिन जो पिछले 15 दिन थे जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में 7,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है, तो निश्चित तौर पर जो राज्य शासन और उनके मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ने जो
एक्सरसाइज किया है उसके अब बहुत अच्छे नतीजे आने लगे हैं। चारों ओर जो है आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। हाँ। लोगों में उत्साह वापस दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक निराशा का वातावरण अप्रैल और मई के दूसरे सप्ताह तक जो स्थितियां थी, तो कुल मिलाकर अब जाकर ये लग रहा है कि अब एक बार फिर जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो गया है। लोग फिर से उत्साहित होकर राज्य के आर्थिक विकास में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं। प्रेम साय जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर स्थिति कि जिस तरीके के अब मौजूदा हालात है, क्योंकि कोविड के बाद से वहां पर अचानक कामों में तेजी आई, अचानक कामों की समीक्षा में तेजी आई, और मुख्यमंत्री जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि दूसरे राज्य भी जो ये मॉडल है विकास का, इसको अपनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आवाज नहीं आ रहा, सुन भाई कहाँ गए, आवाज नहीं आ रही आवाज। प्रेम साय जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आपकी मैं सुन नहीं पाया मैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जिस तरीके से समीक्षा बैठक हो रही है और सूबे के मुखिया जिस तरीके से मीटिंग्स ले रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, उसे देखकर ही कह सकते हैं कि विकास की राह पर दोबारा राज्य इस वक्त दौड़ रहा है। और जब कोई विकास का मॉडल इस तरीके का दिखता है तो दूसरे राज्य भी कोशिश करते हैं इस मॉडल को अपनाने की, हम ये मानकर चल सकते हैं। नहीं, देखिए आपका जो गोधन न्याय योजना शुरू किए थे हम लोग ने जी, तो जिस समय शुरू किए थे तो उस समय कई राज्यों के लोग यहाँ पर आए देखने के लिए कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। और गोबर खरीदने के मामले में दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार की चर्चाएं चली। वहाँ के पार्लियामेंट में भी जो कमेटी है वो भी यहाँ के जो मॉडल के बारे में काफ़ी सराहना किया है। तो मुझे लगता है कि अन्य राज्य भी इसमें काफ़ी यहाँ की जो मॉडल को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने और सरकार ने जो किसानों का, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के महिलाओं का जो विश्वास जीता है, जो अभी हमारे मनोज भाई बोल रहे थे कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकार्पण का और शिलान्यास का, तो वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ की जो महिलाएं बहनें हैं, वहाँ के जो और भी विद्यार्थी लोग हैं, वो उनमें इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तो ये लगता है कि हम लोग ने उनके विश्वास को हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीता है और उनको भरोसा है कि अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार की जो काम ले रहे हैं और ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, ऐसी नीतियां बना रहे हैं, इसका सीधा लाभ उन लोगों को अगर मिल रहा है, जब तक देखिए सब लोग इस बात को मानते हैं कि जब तक लोगों के जेब में अगर पैसा न डाला जाए जी, तब तक हम लोग ये कहें कि विकास हो रहा है, क्योंकि वही पैसा मार्केट में आएगा, फिर वो आपका खर्च करेगा तो पूरा मार्केट भी गुलजार होगा और इसका भी काम भी होगा। तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने लोगों के दिल को जीतने का, अपनी योजनाओं को लादने का काम नहीं, बल्कि उनकी योजनाओं को उनके अनुसार ढालने का काम किया, जिससे उनको सीधा उनको लाभ मिल सके। और किसानों को मजबूती दिलाने के लिए, हमारी जो बहनें हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये जो स्वावलंबी बनाने की जो हमारी योजना है ना, उसके लिए। दूसरा तरफ ये है कि जो कुपोषण, जो हमारे बस्तर जिला, बस्तर के क्षेत्र में काफ़ी लोग, जो हमारे महिलाएं कुपोषित हैं, हमारे बच्चे कुपोषित हैं, महिला हमारे अनीमिया के शिकार हैं, रलपत्ता के साथ, तो अगर उनके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ने चालू किया और आज काफ़ी लोग उसे निजात पा रहे हैं, उससे काफ़ी लोग उबर रहे हैं। तो जब तक हमारे बच्चे अगर कुपोषित रहेंगे, हमारे महिलाएं अगर कुपोषित रहेंगे, जब तक वो मजबूत नहीं रहेंगे तो छत्तीसगढ़ की मजबूती कल्पना हम नहीं कर सकते। तो बच्चों की अगर रहेंगे तो उनके जो स्कूलों में दाखिला मिलेगा, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। तो सुपोषण योजना मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया है, पूरे इसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, लोग आज अगर कोई बीमार पड़ेगा तो आम तौर पर हम देखते, मैं भी इस बात को देखता हूं कि अगर बीमार आज मेरे को कुछ लग रहा है तो जाना, अस्पताल जाना है, आज नहीं तो कल जाएंगे, कल नहीं तो परसों जाएंगे। लेकिन हाट बाजार एक ऐसा चीज़ है जहाँ लोग जाते ही हैं, वहाँ पे अगर 7 दिन में वहाँ अगर हाट बाजार लग रहा है तो लोग जाएंगे। अगर वहाँ व्यवस्था करें, क्लिनिक की व्यवस्था करें, वहाँ जांच की व्यवस्था करें, वहाँ दवाइयों की व्यवस्था करें, तो लोग जाएंगे और उसका फायदा भी उनको मिलेगा। तो ये हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये काफ़ी इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने किसानों के लिए जिस तरीके से काम करना शुरू किया,
उनके जेब में पैसा गया। इसके अलावा जो आदिवासी समाज है उसके लिए आपने एकदम सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, उनके लिए तमाम योजनाएं आप लेकर आ गए। तो उनके विकास की अगर बात आप कर रहे हैं तो जाहिर है कि यहां पर उनका विकास होगा तो पूरे समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो पूरे राज्य का विकास होगा। मनोज सिंह जी, यहां पर इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि विकास की राह पर एक बार फिर से तेजी से राज्य दौड़ रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से पिछले साल जब पूरे देश में कोरोना की स्थिति सामने आई थी और उस दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन था, उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विशेष अपना जो तजुर्बा है उसको यहाँ पर दिखाया था। और जो मनरेगा के काम है, गांव में जो काम चलते हैं, कृषि संबंधी कार्य हैं, इसके अलावा वनोपज संग्रहण के काम है, उन सभी को छूट दी लॉकडाउन से। और इसका इतना सकारात्मक असर पड़ा कि जब पूरे देश में और विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो मंदी की स्थिति से बिल्कुल बेअसर रहा। और यहाँ पे जो है लोगों के जेब में जो पैसा डालने का काम किया, चाहे वो वनोपज संग्रहण के माध्यम से हो, वो चाहे मनरेगा के तहत जो काम कराए जा रहे थे उसके माध्यम से हो, या फिर राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हो, सभी तरीके से जो सरकार ने कोशिश की कि गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो तेंदुपत्ता श्रमिक हैं, गरीब हैं, उन सबके जेब में पैसा डालें और वहां से पैसा जो है वो बाजार में आएगा। और आश्चर्यजनक बात ये थी कि जब पूरे देश में मंदी थी तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल की जो है बिक्री हुई। प्रॉपर्टी में अच्छा खासा, रियल एस्टेट जब चारों तरफ मंदी का शिकार था, रियल एस्टेट में यहाँ उछाल देखा गया। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और उसके बाद जब अर्थव्यवस्था में तेजी दिखी, उसी समय कोरोना की दूसरी लहर आ गई और उसके बाद फिर चारों तरफ निराशा और उस तरह का माहौल हुआ। और जैसे ही स्थितियां सुधरी, एक बार फिर सरकार जो है फोकस हुई विकास कार्यों की ओर, आम जनता की परेशानियों की ओर। तो सरकार ने पूरे अपने जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार की कि किस तरह से जो स्टेट का बजट है, मार्च में जो बजट रखा गया था आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, उस बजट को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो सभी जिला मुख्यालयों में जितने निर्माण कार्य पूरे हो गए थे उसका लोकार्पण किया गया। इसके अलावा नए नए जो विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उनके भूमि पूजन और शिलान्यास का काम किया गया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया कि आम जनता जो लॉकडाउन के कारण स्थिर हो गई थी, न वो प्रशासन के अधिकारियों से मिल पा रहे थे, न शासन से और मुख्यमंत्री से और अन्य मंत्रियों से। तो एक बहुत अच्छा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें ये तमाम तरह की बातें हो गई कि विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास भी हो गया, कुछ महत्वपूर्ण परियोजना जो उद्घाटन के इंतजार में अटकी थी उसका उद्घाटन भी हो गया। इसके अलावा आम जनता और जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो शासन से जुड़े लोग हों, उन सब के बीच आपस में एक बढ़िया संवाद हो गया। जो राज्य की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी मिल गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो ये जून का महीना रहा है खास तौर पर, ये राज्य के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने की। बिल्कुल। प्रेम साय जी, सर एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कोई भी राज्य की सरकार है उसके सामने चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। अब मौजूदा हालात में, वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए इस वक्त क्या है? प्रेम साय जी, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि किसी भी राज्य के सामने चुनौतियां, तमाम चुनौतियां रहती हैं, चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। इस वक्त सरकार के सामने यहां पर क्या चुनौती है? नहीं, देखिए चुनौतियां तो आती रहती हैं। चुनौतियां अभी जैसे कोविड का था जी, कोविड की चुनौती को जो आया, हम लोगों ने उसका सफलतापूर्वक उसको लड़ाई लड़ी और उसमें जीते। अब विकास में जो चुनौतियां हैं वो हम लोगों ने अभी जो शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। और जैसे मैंने कहा कि कुपोषण, तो कुपोषण से लड़ाई हमारी चुनौतियां हैं। चुनौती को सामना हम लोग कर रहे हैं और इसको हम लोग सफलतापूर्वक इसमें करेंगे। और भी जो भी चुनौतियां विकास के लिए आएंगे
वो सारी चीज़ को हम लोगों ने उसमें व्यवस्था करेंगे ताकि हमारा प्रदेश एक डेवलप अच्छा करे और अच्छा यहाँ के लोगों में आर्थिक उन्नति हो, यहाँ के लोगों में खुशहाली हो, एक सब तरह से खुशहाल प्रदेश हमारा बने, ऐसा हम लोग इसको देखते हैं। और इस चुनौती जो हमारे पास आएगी, बिल्कुल उसका सामना करने के लिए हम लोग चुनौती का आप सामना कर भी रहे हैं बखूबी। मनोज जी, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं प्रेम साय जी से? चूंकि आपके पास शिक्षा विभाग है और पिछले 1.5 साल से शैक्षणिक गतिविधियां उस तरह से ठप पड़ी हैं स्कूलों की। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग जो है स्कूल शिक्षा विभाग ने की है। आने वाले साल में जिस तरह की अभी स्थितियां हैं, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है, तो मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, सब लोग जो है आपसे समझना भी चाहते हैं कि कब तक स्कूल खुलेंगे और स्कूल यदि नहीं खुलते हैं तो क्या नवाचार होगा जिससे बच्चे जो है वो शिक्षा से जुड़े रहें। देखिए, जो कोरोना का जो जानकार लोग, उनके जो विशेषज्ञ हैं, ये लोग बोलते हैं कि जो तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है संभावना कि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करे। और चूंकि बच्चों की स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्राथमिकता है कि उनके बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, ऐसी स्थिति में स्कूल कब खुलेगा ये अभी कहना तो बिल्कुल कठिन होगा कि कब इसको खोलेंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हम ऐसे समय में जब कोरोना का संकट हो तब वहाँ पे स्कूल में भेजेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी अगर स्कूल हमारे लगभग करीब 1.5 साल से बंद है, और ऐसी स्थिति में हम लोग एक विकल्प तो हमारा ये कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई का जो जहाँ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, ऑनलाइन पढ़ाई वहाँ पर अच्छी तरह से हो सकती है। और जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे जगहों में हम पढ़ाई तुहर पारा, पढ़ाई तुहर मोहल्ला, अनेक जो नवाचार पिछले साल भी हम लोगों ने किया, और उस नवाचार का जो भारत सरकार की जो नीति आयोग है उसने भी सराहना किया, और प्रदेश को इसका एक अच्छा अवार्ड भी मिला कि जो स्वयं हमारे जो शिक्षक हैं शिक्षा से बच्चों की पढ़ाई में पीछे न रहें, उन्हें एफर्ट करके अपने नए नए तरीके से नए नए नवाचार करके बच्चों को पढ़ाई का क्रम जारी रखा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे भी और कोई अच्छा विकल्प हो सकता है तो हम उसको भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। हम तो कई लोगों से पूछते हैं कि हम आपका पढ़ाई तुम्हारे द्वारा हम करा रहे हैं, आपके ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, इससे भी कोई अच्छा विकल्प हो सकता है तो भी हम बच्चों की पढ़ाई उसे भी आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं हमारे किसी और उसको भी लेकर योजना बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी चीज कि विकास की राह पर एक बार फिर से तेजी से छत्तीसगढ़ ने कदम बढ़ाया। समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और हर विभाग की समीक्षा की जा रही है कि किस तरीके से वो विभाग काम कर रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।